हेलो एवरीवन, दिस इज तारीफ एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया भाई आप सब लोगों का प्रीवियस वीडियो पे। सब लोग कह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए, तो इसलिए मैं भी ज्यादा वेट नहीं करूंगा, आज सीधा आ गया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। सबसे पहले ये बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप लोग एक बार देखना, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होते रहेंगे क्वेश्चंस। हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये एमए पॉलिटिकल साइंस 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो एनटीए ने सीयूईटी के लिए कंडक्ट किया था। जेएनयू तो नहीं था, बाकी तो यूनिवर्सिटीज थी ना, इसलिए वही पेपर है। पेपर अटैच कर रहा हूं, देख लेना। दूसरी बात यह है, हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें से पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन, उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी के भी सॉल्व करेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट की, 10 मिनट में जो भी आपको मिले रख लेना, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो, मगर उससे पहले दो चीजें कर लो। एक रख लो अपने पास कॉपी पेन, रिकॉर्ड बनाते रहो जो जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पढ़ते हैं आप साथ गट्ठे ही मिलके। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट 25 क्वेश्चन तो इसमें जर्नल टेस्ट के हैं। जो पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी का आया है, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेट ऑफ नेचर इज अ कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ हेगल, एरिस्टोटल, प्लेटो, होब्स। देखो क्वेश्चन से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, एरिस्टोटल ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा है कुछ भी। याद रखना, हेगल ने भी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में नहीं लिखा है, प्लेटो ने भी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में नहीं लिखा है। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में 3 लोगों ने लिखा है, एक लिखा है होब्स ने, एक लिखा है लॉक ने और एक लिखा है रूसो ने। इस चीज को बिल्कुल मत भूलना। यही 3 कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, इनको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट भी कहते हैं। तो इन 3 थ्योरिस्ट ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लिखा है। यहां पर लॉक और रूसो नहीं है, सिर्फ होब्स का ऑप्शन दिया, तो इसलिए होब्स को टिक करना। अब होब्स के कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो आते हैं, अगर ये नहीं आ रहा है तो हो सकता है दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाए, जिसको भूलना मत। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एनालिसिस ज्यादा डिटेल में दूंगा, बट यहां पे थोड़ा बता देता हूं। होब्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी भाई, लेविथियन, उस बुक को भूलना मत। दूसरा, हॉब्स कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। अकॉर्डिंग टू हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर इज ब्रूटिश, क्रूल, नेस्टी, शॉर्ट एंड सोलिटरी। ये बात याद रखना, ये भूलना मत। अकॉर्डिंग टू हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर इज ब्रूटिश, क्रूल, नेस्टी, सोलिटरी एंड शॉर्ट। तो इसलिए यह क्वेश्चन क्लियर हो गया, थॉमस हॉब्स है इसका आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डिड मैकियावेली मीन बाय फॉर्च्यूना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉरलिटी, करेज, अनकंट्रोलेबल कंडीशन और फ्रीडम। तो इसका आंसर है अनकंट्रोलेबल कंडीशन। क्यों है यह बात आप याद रखना। फॉर्च्यूना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैकियावेली का। वो फॉर्च्यून को विमेन से भी कंपेयर करते हैं, याद रखना, ये भी आ सकता है। मैकियावेली ने कंपेयर किया है फॉर्च्यून को किससे? विमेन से कंपेयर किया है। अब क्या होता है फॉर्च्यून मैकियावेली का? मैकियावेली कहते हैं फॉर्च्यून मींस अनकंट्रोलेबल कंडीशंस। वो कहते हैं कि फॉर्च्यून का मतलब होता है लक। लक क्या होता है? आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, आप कहोगे भाई लक हो गया यार, मुझे पता नहीं था। सेम थिंग मैकियावेली भी कहते हैं कि जो प्रिंस है उसको लक पे डिपेंड नहीं रहना है, उसको फॉर्च्यून पे डिपेंड नहीं रहना है। प्रिंस को हमेशा रेडी रहना है, उसको अपनी स्टेट को संभालना है, और स्टेट को संभालने के लिए वो ये मत देखे कि जस्ट बिकॉज मेरे ऊपर वार हुआ और मेरी किस्मत में लिखना था हारना, इसलिए मैं हार गया। वो कहता है ये प्रिंस के लिए एक्सक्यूज नहीं होगा। प्रिंस को लक पे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमेशा रेडी रहना है। अनकंट्रोलेबल कंडीशंस, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस के लिए प्रिंस को एकदम रेडी रहना है। जब भी कोई मुसीबत आ जाए, किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, रिटेलिएट करो। मैकियावेली तो यहां तक कह देते हैं भाई प्रिंस को कि वायलेंस का भी इस्तेमाल करो। वो कहते हैं, मैं एरिस्टोटल और प्लेटो से एग्री नहीं करता। एरिस्टोटल और प्लेटो कहते हैं कि एक रूलर को हमेशा वर्चुअस होना चाहिए, उसको हमेशा गुड होना चाहिए, उसको हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। सजा देगा तो ऊपर वाला देगा। मैकियावेली कहते हैं नहीं, प्रिंस को, जो रूलर है, उसको सजा भी देनी चाहिए, लोगों को वायलेंस का भी पूरा यूज करना चाहिए, और वो प्रिंस इतना तेज होना चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन आता है मैकियावेली से जुड़ा हुआ, भूलना मत। कई बार आता है, वो मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस इतना श्रूड होना चाहिए, इतना क्लेवर और शार्प होना चाहिए कि जैसे एक फॉक्स होती है, लुमड़ी होती है, और इतना ही करेजियस होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए जितना एक लाइन होता है। तो इसीलिए मैकियावेली की डेफिनेशन है ये, प्रिंस शुड बी
courageous as a lion and as clever and shrewd as a fox। तो इस डेफिनेशन को मत भूलना, प्रिंस उनकी एक किताब भी है। तो इसका आंसर आ गया अनकंट्रोलेबल कंडीशन से फॉर्च्यून को मतलब है मैकियावेली का। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो सारे थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। निकोमैकन एथिक्स वाज ऑथर्ड बाय, बिल्कुल क्लियर है, निकोमैकन एथिक्स जो बुक है वो एरिस्टोटल की किताब है। अब मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, जो लोग रेगुलर रहेंगे मेरे साथ उनको बताऊंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को ये नोट मिलेंगे। एरिस्टोटल की मैंने डिफरेंट बुक्स अभी की नहीं लिखी है, 2015 की लिखी हुई है। ये देखो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ये लिखा है निकोमैकन एथिक्स, एरिस्टोटल का एक किताब है। तो एरिस्टोटल की कौन कौन सी किताब है? एक किताब है उसकी याद रखो और लिखना स्टार्ट करो, निकोमैकन एथिक्स। दूसरी किताब है एरिस्टोटल की ऑन द सोल, ऑन द सोल एक किताब है एरिस्टोटल की। तीसरी किताब है एरिस्टोटल की, तीसरी किताब है उसकी रिटोरिक। उसके बाद एक किताब है उसकी द पॉलिटिक्स। इस पेपर में अगर निकोमैकन एथिक्स आई है तो हो सकता है अगले पेपर में द सोल आ जाए, और आएगी एरिस्टोटल की तो एक किताब आएगी। उसके बाद एरिस्टोटल की और किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। ये सारे जो कॉन्सेप्ट, ये किताबें जो हैं ये एरिस्टोटल की हैं। उसके बाद एरिस्टोटल के कुछ नोटेबल आइडियाज हैं। देखो वो नोटेबल आइडियाज इस बुक में भी मैंने लिखे हैं और अगले क्वेश्चन में भी आप लोगों को मिलेंगे। एक आइडिया है उसका गोल्डन मीन का आइडिया, जिसमें वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को ना किसी भी एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए, हमेशा मॉडरेशन में रहना चाहिए। ज्यादा कोड़ा भी नहीं होना चाहिए, कड़वा भी नहीं, और ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेशन में रहो। गोल्डन मीन ये एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया है गोल्डन मीन। ये कभी भी कॉन्सेप्ट आएगा गोल्डन मीन या फिर मॉडरेशन, तो याद रखना ये एरिस्टोटल का कंसेप्ट है भाई। गोल्डन मीन और मॉडरेशन ये आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। गोल्डन मीन किसका है? एरिस्टोटल का है। मॉडरेशन भी एरिस्टोटल का है। सिलोजिज्म ये भी एक एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एरिस्टोटेलियन लॉजिक ये भी एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है, आपको आगे आएगा, यूडोमोनिया। यूडोमोनिया का मतलब होता है हैप्पीनेस। याद रखना ये कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल का, EUDAIMONIA, यूडोमोनिया। यूडोमोनिया का मतलब होता है हैप्पीनेस। ये आगे जाके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये एरिस्टोटल की कुछ किताबें और कुछ आइडियाज हैं। उसके बाद एरिस्टोटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगले पेपर में आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन ही आ गया। फॉर एरिस्टोटल यूडोमोनिया इज स्टेट, पीपल, ट्रेजेडी, ह्यूमन गुड। तो इसका आंसर है फोर्थ, ह्यूमन गुड। एरिस्टोटल कहते हैं हर स्टेट को काम करना है दो चीजों के लिए, एक अपने सारे सिटीजन्स को जस्टिस देना, उनको एक वर्चुअस लाइफ देनी है, और दूसरा गुड, हैप्पीनेस प्रोवाइड करनी है, ह्यूमन गुड करना है। स्टेट का ये काम होना चाहिए कि सबके लिए यूडोमोनिया, हैप्पीनेस, गुड, अच्छा काम करना है। तो इसलिए यूडोमोनिया जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है ह्यूमन गुड। याद रखना, फॉर एरिस्टोटल यूडोमोनिया इज ह्यूमन गुड, अच्छा काम करना, ह्यूमन बीइंग की अच्छाई के लिए काम करना। तो यूडोमोनिया किसका कॉन्सेप्ट है भाई? एरिस्टोटल का, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं द राइट टू लाइफ, क्वेश्चन नंबर 32। द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट इज एसोसिएटेड विद प्लेटो, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, मैकियावेली। तो बिल्कुल क्लियर है जॉन लॉक इसका आंसर, क्योंकि जॉन लॉक एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है नेचुरल राइट। ये बिल्कुल मत भूलना, ये नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन लॉक का है। कौन सा कॉन्सेप्ट? नेचुरल राइट। कौन कौन से नेचुरल राइट जॉन लॉक बात करते हैं? नेचुरल राइट्स, 3 तरह के नेचुरल राइट्स जॉन लॉक बात करते हैं, जिसको मैं लिखता हूं LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 नेचुरल राइट मत बोलना जॉन लॉक के, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिसको इन्होंने लिखा है लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट भी जॉन लॉक कहते हैं। तो इसलिए ये जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, भूलना मत आज के बाद।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय रॉबर्ट डाल, स्टीवन ल्यूकस, अल्थुजर और ग्रैम्शी। तो इसका बिल्कुल क्लियर है, मैं आप लोगों को बता दूं अल्थुजर क्या मतलब हो गया इसका। अल्थुजर दो तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं, एक है रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स और एक है, लिख लो, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स। रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स। इसका मतलब यह हो गया कि कैसे स्टेट ना कि फिजिकली हम लोगों पे रूल करती है थ्रू वेपन्स, बट आइडियोलॉजी के थ्रू भी रूल करती है, आइडिया के थ्रू भी रूल करती है हमारे पे। और अल्थुजर कहते हैं फिजिकल रूल से ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रूल जो होता है वो आइडियोलॉजी का होता है, और वो रिप्रेसिव भी होता है, वो हम लोगों को दबा देता है, हम लोगों को डिसिप्लिन करता है। तो इसलिए रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर जो है, याद रखना, वो अल्थुजर का आइडिया है। अल्थुजर जो है वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। हम लोग पढ़ेंगे जैसे एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर, मेडिवल, मॉडर्न, देन उसके बाद आते रहेंगे, फिर स्ट्रक्चरलिस्ट भी आएंगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आएंगे, मार्क्सिस्ट आएंगे, मॉडर्निस्ट आएंगे, पोस्ट मॉडर्निस्ट आएंगे। तो अल्थुजर जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर जो है वो अल्थुजर का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अल्थुजर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं ये मैंने नोटबुक पे लिखे हैं भाई, ये भी 2015 के लिखे हुए हैं। अल्थुजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, याद रखना, लिख लो, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक बहुत ज्यादा आता है। दूसरा ओवर डिटर्मिनेशन, ओवर डिटर्मिनेशन, ये अगले वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगा। थर्ड आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स, यहां लिख के रखा हुआ है इसीलिए ये आया हुआ, आइडियोलॉजिकल और रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स। फोर्थ इंटरपिलेशन, ये भी अल्थुजर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अल्थुजर ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं जो आती भी हैं। एक बुक है फॉर मार्क्स और दूसरी बुक है ऑन आइडियोलॉजी, फॉर मार्क्स एंड ऑन आइडियोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन आता है, 34 क्वेश्चन नंबर। रॉबर्ट मैरिसन मैक्लेवर wrote the following book, The Modern State, लेवेथियन, प्रिंस, होमोसेकर। अब याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था लेवेथियन बुक हॉब्स ने लिखी है, उसके बाद प्रिंस बुक हमने अभी डिस्कस किया, मैकेवेली ने लिखी है। जो फर्स्ट बुक मॉडर्न स्टेट, वो बुक जो है रॉबर्ट मैक्लेवर की, इसलिए इनका जो बुक है मॉडर्न स्टेट, इस बुक का नाम याद रखना आप लोग। देन मिलीबैंड एंड पोलंजा's डिबेट एंटेल टू, मिलीबैंड एंड पोलंजा ये अलग अलग दो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, इनको भी हम मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, याद रखना। मिलीबैंड एंड पोलंजा, मिलीबैंड एक अलग इंसान है, पोलंजा एक अलग इंसान है। ये लोग दोनों अल्थुजर के बाद आए थे। इन लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। मिलीबैंड ने क्या कहा था और अल्थुजर ने क्या कहा है। मिलीबैंड और पोलंजा ने अल्थुजर से क्या डिफरेंट कहा है, देखो। मिलीबैंड एंड पोलंजा डिबेट एंटेल टू पार्टी सिस्टम, लिबर्टी, नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिज्म और जस्टिस। देखो पार्टी सिस्टम या तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया है और या आया है इंडियन पॉलिटिक्स से। मिलीबैंड एंड पोलंजा स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल थ्योरी में लिखते हैं। लिबर्टी वो तो जेएस मिल का कॉन्सेप्ट है, या फिर बर्लिन का होगा, या फिर हाइक पे होगा, इसलिए लिबर्टी भी उनका नहीं है। तीसरा है, फोर्थ है जस्टिस। जस्टिस पे एरिस्टोटल आ सकता है, जॉन रॉल्स आ सकता है, बट मिलीबैंड एंड पोलंजा का जस्टिस से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उनका जो आया है आंसर है थर्ड, द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिज्म। तो ये आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 वो आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। अभी आप लोगों को अगर मैं प्लेटो का बता देता हूं, तो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है वो कॉन्सेप्ट है फॉर्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद प्लेटो, एडम स्मिथ, हॉब्स और मिल। तो वो किससे एसोसिएटेड है, याद रखना, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स प्लेटो से एसोसिएटेड है। प्लेटो के कुछ आइडियाज हैं जो मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं, जिनको मैंने भी लिख के रखा है यहां पर। प्लेटो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे सोक्रेट और पाइथागोरस से, और उनके जो बहुत कॉमन आइडियाज हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, प्लेटोनिक आइडियलिज्म 1, प्लेटोनिक रियलिज्म 2, फिलोसफर किंग 3 और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स 4। ये उनके आइडियाज बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। उसके बाद
एलिगोरी ऑफ केव उनका एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी याद रखो, वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और प्लेटोज केव भी करके वो होता है। देन उनका जो बुक्स है, प्लेटो का जो कॉमन बुक्स है जो पेपर में पूछा जाता है, द रिपब्लिक, अपोलॉजी, लॉज, स्टेट्समैन, ऑन वर्च्यू, सोफिस्ट एंड सिंपोजियम। उसके बाद ऑन जस्टिस और फीडरस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो प्लेटो की हैं, जो बहुत ज्यादा कॉमन पूछी जाती हैं पेपर में। देन लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किसने बताया है? माइकल वाल्जर, कार्ल मार्क्स, विल कैमिल, हारोल्ड जे लास्की। कार्ल मार्क्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो आइडिया है वो भाई कार्ल मार्क्स का आइडिया है। हेगल कहते हैं आइडियोलॉजी का, आइडियोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं, और मार्क्स करते हैं मटेरियल से रिलेटेड बात। तो इसलिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है कार्ल मार्क्स का आइडिया याद रखना। विल कैमिल का जो है वो लिखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म पे, वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे नहीं लिखते हैं। माइकल वाल्जर जो हैं वो कम्युनिटेरियन हैं, वो कम्युनिटी के बारे में लिखते हैं। जब भी आपको कम्युनिटी का क्वेश्चन आएगा तो माइकल वाल्जर को कनेक्ट करने की कोशिश करना। कार्ल मार्क्स जो है वो हमेशा कैपिटलिज्म, ऑपरेशन ऑफ कैपिटलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इन चीजों के बारे में लिखते हैं। विल कैमिल का मैंने आपको बता दिया मल्टीकल्चरलिज्म से लिखते हैं। और हारोल्ड जे लास्की का एक फेमस बुक जो बहुत ज्यादा कॉमन आता है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। Which ideology is associated with the concept of absence of government? कौन सी आइडियोलॉजी एसोसिएटेड है absence of government से? कम्युनिटेरियनिज्म, एनार्किज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, लिबरलिज्म। तो हम सब लोगों को पता है इसका आंसर है एनार्किज्म। क्यों? एनार्किज्म का मतलब होता है स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, स्टेटलेसनेस, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जबकि कम्युनिटेरियन का मतलब होता है कम्युनिटी की चीजों को रिस्पेक्ट करना, बट वो ये नहीं कहते कि स्टेट को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं, तो उनके लिए कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब हो गया वो जो इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इकोसिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लिबरलिज्म तो एक आइडियोलॉजी है जो लिबर्टी के साथ डील करती है, लेजिस फेयर प्रिंसिपल पे बिलीव करती है। चाहे वो क्लासिकल लिबरलिज्म हो गया या मॉडर्न लिबरलिज्म हो गया, लिबरलिज्म जनरली आइडियोलॉजी हो गया। तो यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखो। जो भी कमेंट है जरूर करो। अगर मैं थोड़ा टेक्निकली इतना इक्विप्ड नहीं हूं तो यही तरीका है मेरे पास पढ़ाने का। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।